आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्पार्क विद केशव। मैं आपको यहाँ कंटिन्यू मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम के। एक आपको मैंने पढ़ा दिया यूनिट डिजिट और दूसरा मैंने पढ़ाया है इंडिसेस एंड सेट्स, और तीसरा टॉपिक जो है वो मैंने शुरू किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कल मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, उसका बेसिक बताया था। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो चीज़ को अच्छे से देखा होगा। देखकर आपको लगा होगा कि रेशियो को कैसे हमें शुरू करना चाहिए। रेशियो आपका एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके कई पार्ट आपको मिलेंगे, मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे आपके लिए। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से मैं पढ़ाऊंगा तरीके से। तो यहाँ से आपने जो पिछला वीडियो देखा होगा उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो ये आपका मैथ्स स्पार्क विद केशव, तो इसको आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, ये 4 चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि किस तरीके से इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना है और मेरे द्वारा कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ना है। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में इस चैनल को शेयर करिए, जिससे आपका और आपके मिलने वालों का, दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो और उन सबका फ़ायदा हो। तो कहीं ना कहीं देखो ध्यान से, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो भी पढ़ाऊं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊं, फालतू की चीज़ों से आपको दूर रखूं। मतलब उस तरीके से उस पैटर्न को मैं लेके चलूंगा जैसे एग्जाम में आज ज़माने में, मतलब आज के दौर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमको उसी तरीके से लेके चलना है। बिल्कुल जीरो से हमको उठना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। जल्दी करके भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपकी पूरी तैयारी नहीं होगी तब तक आपकी परीक्षा क्वालिफाई नहीं होगी। तो आपको पेशेंस के साथ तैयारी करना है, मेरे साथ बने रहना है। मैं आपको पूरी मेहनत के साथ सिखाने की कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को शुरू किए थे, उसका कुछ मैंने बेसिक बताया था, उसी के आगे हम लोग लेके चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल बोला था, क्वेश्चन करा रहा था मैं इस तरीके के कि मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं आपको पिछली वीडियो में कि रेशियो कैसे बनता है, रेशियो का क्या मतलब होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। हमने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, अब उसी को हम कंटिन्यू यहाँ से करते हैं और वहाँ तक लेके चलेंगे जहाँ तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावना है इस टॉपिक से। और ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको भी इस बात को समझना है बहुत अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कि यदि मैं आपसे कहूँ, यदि x अनुपात y बराबर आपका यहाँ से 2:1 दिया है और आपसे यहाँ से पूछेगा x³ प्लस y³ अनुपात x³ माइनस y³ का मान। तो मैंने आपको कल डिग्री के बारे में बता रहा था कि अनुपात देकर जब भी अनुपात पूछे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अनुपात में दिया है वेरिएबल, उसकी डिग्री देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। जोड़ने और घटाने से डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ अनुपात लगा, यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ माइनस है, इसका मतलब डिग्री दोनों तरफ सेम है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। उठा के जब आप यहाँ लगाओगे तो x के जगह पे 2 का क्यूब करोगे तो 8 और 1 का क्यूब करोगे तो 1, यहाँ आ जाएगा 2 का क्यूब करोगे 8 और 1 का क्यूब करोगे 1, तो ये हो जाएगा 9:7। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर 9:7 कैसे आ रहा है, ये आपने भली भांति समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग। देखो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 ये देकर आपसे कह रहा है कि देन फाइंड a अनुपात b अनुपात c।
आपसे कह रहा है कि यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है, तब हमारे लिए a/b/c निकालना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, मैं पूरा प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर डायरेक्ट आपको एग्जाम में कैसे करना है वो चीज मैं बताऊंगा। आप बताओ a/2 बराबर है b/3 के, बराबर है c/4 के, तो कहीं ना कहीं जब ये सब आपस में बराबर हैं तो किसी ना किसी के बराबर होंगे, किसी ना किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होंगे। मान ले रहे हैं ये सब किसके बराबर हैं? k के बराबर है। मान ले रहे हैं ये सब k के बराबर है, तो यहां से ये लाइन तो हमसे पूछी है, इसको बाद में देखेंगे। आप बताओ जब ये सब आपस में बराबर हैं और सब k के बराबर हैं तो ये अलग अलग भी k के बराबर होंगे, तो a/2 बराबर होगा आपका k, ऐसे ही b/3 बराबर होगा आपका k, ऐसे ही c/4 बराबर होगा k के। तो यहां से अगर a की वैल्यू निकालोगे तो आपका बताओ 2k आएगा, यहां से अगर आप b की वैल्यू निकालोगे तो आपका 3k आएगा, और अगर यहाँ c की वैल्यू निकालोगे तो आपका आएगा 4k। अब आपने तीनों वेरिएबल को अलग अलग करके देख लिया कि a की वैल्यू 2k है, b की वैल्यू 3k है और c की वैल्यू 4k है। आपसे रिलेशन क्या पूछा था? a/b/c। तो आप देखोगे ध्यान से, तो a की वैल्यू लगाओगे 2k, b की वैल्यू लगाओगे 3k और इसकी वैल्यू लगाओगे 4k। कल मैं आपको बताया था कि जब भी अनुपात बनाएंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम हटा देते हैं, मतलब जो भी फैक्टर कॉमन होगा उसको हमें क्या करना है? बाहर निकालना है। तो आप देखो जो भी कॉमन नंबर उसे बाहर निकाल दो। यहाँ k है, k, क्योंकि अनुपात जो होगा वो हमेशा सरलतम रूप में होगा। रेशियो हमेशा किस में होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहां से आप देखा कि a/b/c की वैल्यू कितनी आ गई? 2:3:4। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। तो आपको इतना वक्त नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट सोचना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में इनकी जरूरत हमको पड़ेगी। तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे? देखो, अगर हमसे सपोज करो ये क्वेश्चन देकर हमसे ये पूछा है a/b/c पूछा है, तो हमें आंसर कैसे करना है? जो a के नीचे वैल्यू है, वो a की हो गई यूनिट, जो b के नीचे है वो b की हो गई, और जो c के नीचे है वो c की वैल्यू हो गई। तो सीधे सीधे हमारा आंसर इस तरीके से हमको प्राप्त करना है। और कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, किसी ना किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि a के नीचे 2 है तो a की वैल्यू 2 हो गई, मतलब 2 यूनिट हो गई। v के नीचे 3 है तो 3 यूनिट हो गई, और c के नीचे 4 है तो c की वैल्यू 4 यूनिट हो गई। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं ये मिटा दूं, उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, रेशियो का जो वेटेज है वो हर परीक्षा के लिए दिया गया है और हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको ये वैसे भी आना चाहिए, क्योंकि अदर जो भी टॉपिक हैं, अदर जो भी चैप्टर हैं, उनको सीखने के लिए आपको अनुपात आना जरूरी है। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगले बढ़े अपने लोग कि यदि मैं आपसे कहूँ कि 2a बराबर 3b बराबर 5c, अगर ये दिया है और आपसे इस तरीके से हमसे आंसर पूछा है, कहने का मतलब देखो ये मैं क्यों सिखा रहा हूं। जब अपने लोग भाषा वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनमें आपको इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे आपसे वो कहेगा 3 संख्याओं में पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या के 3 गुने और तीसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है, तो तीनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। या वो ऐसे लैंग्वेज में बोलेगा कि 3 लोग हैं, मतलब 3 संख्याएं हैं, उन तीनों का योग मान लो 12,000 है। फिर वो आपसे कह रहा है कि हमने इस प्रकार से बांटा है कि पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या के 3 गुने और तीसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये चीज जो सीखनी है हमारे लिए, ये हमें जब हम भाषा वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तब इस चीज की जरूरत पड़ेगी। आप खुद देखो, यहां से ये a का डबल है, किसी भी संख्या में 2 से गुणा कर दो तो वो संख्या क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। किसी संख्या में 3 से गुणा कर दो तो वो ट्रिपल हो जाती है, मतलब 3 गुनी हो जाती है। और 5 से गुणा कर दोगे तो वो 5 गुनी हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या कह रहे हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 5c है, और इस रिलेशन को देकर हमसे ये रिलेशन पूछा है, नहीं पूछा है?
कैसे निकालेंगे। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था, जब ये तीनों जैसे a/2 b/3 c/4 ऐसे था, वो आपस में सब बराबर थे, तो कहीं ना कहीं ये भी किसी ना किसी के बराबर होंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। मान लो ये भी किसके बराबर है, k। तो पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ पूरा, जैसे आप सोच पाते, जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाते। तो अभी मैं इस चीज़ को तो हटा दे रहा हूँ यहाँ से, प्रॉपर तरीके से आप समझिए, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे क्या है, फायदा क्या है, देखो हल्के हल्के चीज़ें आपको समझनी है, सफिशिएंट टाइम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पूरा का पूरा सही तरीके से समझिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, जहां आप 2 घंटे में पढ़ना चाह रहे हो वहां आपको 4 घंटे लगेंगे, लेकिन सही से तो समझ में आ जाएगा ना। तो यहां से मेरी कोशिश है कि हर बच्चे को सही तरीके से समझाना। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैंने ये किया कि ये 2a बराबर 3b बराबर 5c सबके बराबर क्या है, k, तो ये अलग अलग भी k के बराबर होंगे। 2a बराबर कितना होगा, k, 3b बराबर कितना होगा, k, ऐसे ही 5c बराबर कितना होगा, k। फिलहाल ऐसे करके हमें एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन आपको आना चाहिए, फिर मैं डायरेक्ट इसका तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है। तो यहाँ से a को अलग करो, a की वैल्यू कितनी आएगी, k/2, b की वैल्यू कितनी आएगी, k/3, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, k/5। हमने तीनों वेरिएबल को अलग कर लिया। अब हमसे जो पूछा था वो हम लिख रहे हैं, हमें क्या पूछा था, a/b/c। तो a की जगह पे क्या लगाओगे, k/2, b की जगह पे k/3, c की जगह पे k/5। अभी मैं बताया था कि अनुपात बनाते समय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हटा देते हैं, मतलब जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसे हटा देंगे, तो k कट गया। यहाँ बचा क्या, आप जरा बताओ ध्यान से देख के, 1/2 बचा, ये 1/3 बचा, और ये 1/5 बचा। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने लेक्चर को सही से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ा जाता है, ये इसका सही रूप नहीं है। सही रूप प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा भाई, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर हैं उनका आपको एलसीएम लेना होगा। तो 2, 3 और 5 बचपन में आपने एलसीएम को पढ़ा होगा, लासा को पढ़ा होगा, सुना होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं इस चैनल पे आपको एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी बनता है। फिलहाल आप अपना बचपन वाले तरीके से थोड़ा यहाँ पे काम चला लो कि 2, 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, 30। तो यहां से आप देख रहे हो, तो यहां से 30 से गुणा करोगे, इनका एलसीएम 30 आएगा, तो 30 से गुणा करोगे, यहां भी 30 से गुणा करोगे, और यहां भी 30 से गुणा करोगे। रेशियो को सही तरीके से बनाने के लिए, रेशियो में समान संख्या से गुणा और भाग करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप देखो ध्यान से, यहाँ 2 से ये कितनी बार जाएगा, 15 बार, यहाँ 3 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, और यहाँ ये कितनी बार जाएगा, 12 बार। मेरी बात को आप समझ रहे हो गहराई से। मैंने क्या कहा, रेशियो को कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं, जो भी फ्रैक्शन होगा उसके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3, 2, 3, 5 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आएगा, 30। हमें 30 से क्या करना है, हर टर्म में 30 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जब हमने मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15, 10 और 12। तो हमें यहां तक पहुंचना था, हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, यहां से हमारा आंसर देखो, ये तो 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा यहां से कितना आ जाएगा, 6 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में आपको टेंशन नहीं लेना है, कैलकुलेशन में आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, 15, 10, 6। काटना पीटना ये छोटी छोटी बातें हैं, इनमें आपको दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, तो आपको मेरा काम जो है वो समझाने का है कि किस तरीके से यहाँ से हमें निकालना था, 15, 10, 6। इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा ये, और इससे ज़्यादा इसका सरल रूप नहीं होगा। मतलब सही रूप में हमें 15, 10, 6 मिला, लेकिन हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, मतलब हमें इस तरीके से नहीं करना है। अब अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे ही आए, मान लो यही रूप दिया गया हो और आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा गया हो A/B/C, तो ये देखकर अगर ये पूछे, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है यार, इंडिया के अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं और आप अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही प्रकार के एग्जाम को देना है आपको। जहां नौकरी मिल जाए, जैसे मिल जाए, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, जॉब पाना। तो
तो टारगेट तो हर किसी का फिक्स होता है और होना भी चाहिए, लेकिन आज के दौर में तो ये कहानी है कि भाई कैसे भी करके अपने पैरों पे खड़ा हुआ जाए, कैसे भी करके एक सहारा मिल जाए, उसके बाद हम रास्ते अनेक बना लेंगे। तो पहली कोशिश ये है कि हमें कैसे भी करके अपनी जिंदगी को चलाने के लिए एक साधन मिले, तो उसमें हमें ईगो नहीं रखना है किसी भी प्रकार का। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हमें डायरेक्ट कैसे करना, तो आप देखो ध्यान से, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वेरिएबल के साथ, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम अभी बताया 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आ रहा है 30। तो 30 को आप अपने दिमाग में रखो या लिख लो, ध्यान देना, अपने दिमाग में रखो या लिख लो। तो 30 को आप 2 से भाग दो, 2 से भाग दोगे, जो भागफल आएगा वो A की यूनिट होगी। तो यहां पे A की यूनिट कितनी आएगी 15। अरे भैया 30 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 15। फिर 3 से 30 को भाग देना, तो 3 से 30 कितनी बार जाएगा 10 बार। तो यहां पे B की यूनिट कितनी आएगी 10। और 5 से 30 को भाग देना है तो कितना आएगा 6। तो हमें ये अप्रोच इस्तेमाल करके परीक्षा में क्वेश्चन को बनाना है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 15, 10 और 6। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ये मिटा दे रहा हूं मैं, सही से समझ आया होगा आपको अच्छे तरीके से। देखो अभी मैं केवल आपको रेशियो को समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं कि किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह से रेशियो फॉर्म होता है। ये चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो आगे हम बढ़े तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं रेशियो में ही, ध्यान देना। अगर कहीं भी कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दे, जैसा मैं आपको बताऊं यहां से, जैसे मैं आपसे कहूं कि A/B है, ठीक है, बराबर में C/D है, बराबर में E/F है, ये सब आपस में बराबर हैं। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और यहां पे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी में तो पूछे ही गए, और भी किसी एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। तो आपको रेशियो आना चाहिए। देखो किसी भी परीक्षा में, जैसे मैं कह रहा हूं आप बहुत छोटे से एग्जाम की तैयारी करो, मान लो टेट की तैयारी कर रहे हो और टेट के सिलेबस में भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तो अगर आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन दे दिया तो ये नहीं कहेगा कि भैया ये लेवल है, ये यहां से नहीं आएगा, वहां से नहीं आएगा, कुछ भी आएगा, क्योंकि उन्होंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया है, ना कि ये बताया कि यहां तक पढ़ लो यहां तक आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो जैसे ये A/B बराबर C/D बराबर E/F दिया है, तो मैं आपसे एक बात कह दूं कि इसका मतलब ये है कि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ जोड़ दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ जोड़ दो। तो ये बात सत्य है। कैसे सत्य है ये चीज मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। ध्यान देना कि A/B बराबर है C/D बराबर है E/F। तो ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, A प्लस C प्लस E/B प्लस D प्लस F। कैसे हो जाएंगे देखो, आपको अगर मैं एग्जाम्पल लेकर समझाने की बात करूं तो मैंने कहा कि 2/3 है, ठीक है, ये बराबर है किसके 4/6 के, ये बराबर है 6/9 के, ठीक है। अगर मैंने कहा ये सब आपस में बराबर है, अगर मैं आपसे कहूं ध्यान से, अगर मैं ऊपर वालों को जोड़ दूं 2, 4, 6 और नीचे वालों को मैं जोड़ दूं 3, 6 और 9, तो हल करो जरा आप। ऊपर कितना हो गया आपका 12, ध्यान से जोड़ना 12, और नीचे हो गया आपका 18। तो अगर मैं आपको यहां से बताऊं कि कल भी मैं बता रहा था रेशियो हमेशा आपका सरलतम रूप में होना चाहिए। P/Q का रूप भी एक क्या है, अनुपात है। तो आप देखो 12/18, 6 दूनी 12 और 6 तियां 18। इसका मतलब क्या आ गया, ये 2/3 आ गया, नहीं आ गया। देखो यहां से 2/3 मिला या नहीं मिला। अगर आप इसे 3 से काट रहे हो तो ये 4/6 आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा। अगर आप इसे 2 से काट रहे हो तो 2 छंग 12/9 आ जाए, मतलब 6/9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब आपस में बराबर हैं, तो ये किसके बराबर होंगे, ये इसके बराबर होंगे। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और
उन्होंने थोड़ा थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन पूछा है। यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा है, फिलहाल आप मुझे ये बताओ सही से, क्या आपको ये मेरी बात जो मैंने यहां पे लिखी है, क्या आपको भली भांति समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैंने यहां पे आपको ये प्रूफ करके बता दिया, कि अगर 2/3 बराबर 4/6 बराबर 6/9 है। अरे भैया इसका कोई मतलब नहीं है। 2/3 ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो, 4/6 हो गया। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। फिर इसमें 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 3 9। रेशियो में समान संख्या से गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा कि अगर ये सब आपस में बराबर हैं, तो ये इन सब इसके बराबर होंगे। ये बात आपको अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेनी है कि ऐसी फॉर्मेट का क्वेश्चन अगर देगा तो बनाया कैसे जाएगा, ये आप देखो। तो मैंने ये आपको बता दिया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपने ये भली भांति समझ लिया होगा। अब इस पर क्वेश्चन जैसे आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, देखो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन के बारे में कहूं, मान लो मैं आपसे कहूं कि A/B बराबर C/D बराबर E/F। मैंने आपसे कहा कि मुझे यहां पे दिया है, इसकी वैल्यू 4/5 दी। मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, मुझसे कह रहा है MA/NC प्लस PE अपॉन में MB/ND PF का मान कितना होगा। दूसरा मुझसे पूछ रहा है M² A प्लस N² C प्लस P² E अपॉन M² B प्लस N² D प्लस P² F, ये पूछ रहा है। और तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, इसी में वो कह रहा है MA² प्लस NC² प्लस PE² अपॉन, यहाँ से पूछ रहा है MB² प्लस ND² प्लस PF², ये मुझसे पूछ रहा है। अब देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं, आपको भी आने चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं अभी आपको बता चुका हूं। अब आप ध्यान से देखना, ये सब आपस में बराबर हैं और इन सब की वैल्यू क्या है, 4/5 के बराबर है। क्लियर है ये बात? आप अच्छे से समझदार हो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ क्या है, ए के साथ क्या लगा हुआ है, एम। ए के डिनोमिनेटर में क्या है, बी, तो बी के साथ भी देखो एम है। आप खुद बताओ, अगर मैं m से यहां गुणा कर दूं और m से यहां गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समान संख्या से गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। m से यहां भी गुणा कर दी, जितना a को बढ़ाया उतना ही आपने b को बढ़ा दिया। ऐसे यहां देखो, यहां n से गुणा कर दो, यहां भी n से गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? यहां देखो p से गुणा कर दो और यहां भी p से गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? तो अभी मैंने बता दिया है, ऊपर वालों का योग और नीचे वालों का योग आपस में इसके बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 4/5। इस पर आपको कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधे सीधे इसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि इसमें कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने केवल और केवल आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। लेकिन आप अगर होशियार हो तो बेवकूफ़ नहीं बनोगे। कैसे नहीं बनोगे, मैंने अभी आपको प्रूफ करके बता दिया है। आपसे क्या कहा है, यहां भी m से गुणा की, यहां भी m से गुणा की, कोई रेशियो पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। समान संख्या से गुणा या भाग करने से रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां भी n से गुणा की है, यहां भी n से गुणा की, क्या फर्क पड़ गया भैया? यहां भी p से गुणा की, यहां भी p से गुणा की है। तो अभी मैंने प्रूफ करके बताया, MA प्लस NC प्लस PE अपॉन MB प्लस ND प्लस PF बराबर क्या होगा, 4/5 होगा। दिस इज योर आंसर। कितना आ गया आपका, 4/5। अब आगे देखो आप ध्यान से, अगर मैं इसको मिटा दूं, जैसे यहां से कुछ नहीं करा है, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्या किया है इन्होंने, चालाकी, जो कोफिशिएंट लगाया है उसको स्क्वायर में लगाया, m², नीचे भी m², n², नीचे भी n², p², यहां भी p²। अब आपको क्या कर देना है भैया, इसका स्क्वायर करके तो गुणा भाग करनी है, ऐसे करके बोलो। अगर अब जोड़ोगे इनके लिए भैया, ऊपर वाला m² a प्लस n² c प्लस p² e अपॉन m² b प्लस n² d प्लस p² f
बराबर क्या होगा, आज भी तो 4/5 ही होगा, या आंसर चेंज हो जाएगा। थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो सही तरीके से, जो ऊपर वाले ने बुद्धि दी है तो इसको इस्तेमाल करने के लिए दी है, तो आप इस्तेमाल करो अच्छे से। आप अच्छे लोग हो, अच्छे तरीके से सोचो, तो आपको ये सारी चीज़ें, सारे पैटर्न आपको समझ में आएंगे। क्योंकि किसी भी चैप्टर में जब आप एंट्री कर लेते हो तो तब तक वहाँ से ना निकलो जब तक कि आप कम से कम 70 से 80% सेटिस्फैक्शन ना प्राप्त कर लो। क्योंकि कहानी यह है कि आज के दौर में लोगों के पास टाइम कम है और चीज़ें बहुत करने को हैं, इसीलिए लोगों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि करें तो करें क्या। इसीलिए अपने आप को, जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तब तक आपको अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना है औरों की तुलना में, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। क्योंकि यहाँ डाइवर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, समस्याएं देने वाले बहुत लोग हैं, समस्याओं का समाधान करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो आपको अपनी समस्या का जो निदान है वो खुद ही करना होगा। अगर आप मेहनत सही दिशा में कर रहे हो तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपकी मेहनत सही होनी चाहिए, ये बात आप समझ लो। किसी के भी साथ आप जुड़ रहे हो, किसी पे आप विश्वास कर रहे हो, तो सबसे पहले ये देख लो कि वो व्यक्ति मेहनती है या नहीं है, मुझे मेहनत करा सकता है या नहीं करा सकता है, मेरे को मेरे टारगेट तक पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता है, ये आप डिसाइड करोगे खुद से। समझ गए? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो बिना वजह में है, जिनका कोई वजूद नहीं है, कोई महत्व नहीं है, फालतू की चीजें हैं, और उन चीजों से हमको बचना है, तभी जाके हमारे लिए सक्सेस मिलेगी। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जो भी चीजें पढ़ाऊं आपको वो एग्जाम ओरिएंटेड हूं। पढ़ने के लिए तो यार इतना है कि आप इस जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे। तो क्या आपको अपनी जिंदगी बेकार करनी है? नहीं ना। आपको जल्दी से जल्दी कोशिश ये करनी है कि मुझे बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, और मैं उसको पढ़ के सीधे परीक्षा क्वालिफाई करूं और अपनी जिंदगी को एंजॉय करूं। ये होना चाहिए आपका। ये नहीं कि जिंदगी भर पढ़ना है। अरे पढ़ने के लिए तो इतना कुछ है इस संसार में कि आप नहीं पढ़ पाओगे मेरे भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आप खुद सोचो कि यार कम समय में ज्यादा चीजें करनी है, और वो पढ़ना है जो एग्जाम पूछ रहा है। फालतू की चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल फालतू की चीजों से छोड़ दो। केवल और केवल वो चीज पढ़ो जो वास्तव में एग्जाम में आती है। तो जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि किस तरीके से हम इनका आंसर देखते ही बता देंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो जरा, इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या किया है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है भैया, यहां से इसको नहीं स्क्वायर किया है, जो गुणा की है उसकी स्क्वायर नहीं की है। स्क्वायर किया है तो किसका? इसी का स्क्वायर कर दिया। बताओ, ए स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका कर दो, इसका कर दो, तो भैया इसका भी तो करना होगा जो इसके बराबर है। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी भली भांति समझ में आया होगा, ईमानदारी के साथ समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि हाँ सर आप मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो आप कमेंट भी नहीं कर सकते हो तो फिर बेकार है, कोई मतलब नहीं है। और आजकल की दुनिया वैसे ही बहुत स्वार्थी है, मतलब ही है, जहां मतलब निकला कहानी खत्म। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाओ और दूसरों के प्रति सही सोच का इस्तेमाल करो, जिससे जिंदगी सही चले, दूसरों को भी और तुम्हारी भी। क्योंकि दिक्कतें व्यक्ति के पास बहुत है, समाधान बहुत कम है। तो अगर आप जितना भी ज्यादा चीजों को बढ़ाओगे वो चीजें उतना ही दुख देंगी। इसीलिए जितना है उसी में संतुष्ट करो और चीजों को सही से यूटिलाइज करना सीखो। तो मैंने अभी आपको एक जो कॉन्सेप्ट बताया ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे के सारे आपको आना चाहिए। क्या पता कौन सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। तो बढ़ते हैं आगे, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि यदि, ध्यान देना, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F, ध्यान से सुनना। और अगर मैंने इसकी वैल्यू कह दी आपसे कि ये जो है वो 5:7 के बराबर, ठीक है, तो यहां से वो आपसे पूछेगा क्या? P Q R अनुपात P Q R। यहां से कैसे पूछेगा देखो ध्यान से। A B C D E F और जोड़ दिया उसने। देखो ध्यान से, मैं हर एग्जाम को टारगेट करके चल रहा हूं। अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आप ईमानदारी से
ये पाओगे कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं और सर वो कंटेंट पढ़ा रहे हैं जो वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड है, और मुझे उसी पर वर्क करना है। मैं पीछे से बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और ऐसे ही मैं मेहनत करता रहूंगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, 2, 4, 10, 20, 50, 100 जो भी देख रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं फायदा हो जाए। अगर मेरी बदौलत किसी एक का भी फायदा होगा तो मुझे उसी में संतुष्टि है। तो मैं उस बच्चे के तलाश में हूं जो वास्तव में पढ़ना चाहता है और जो बिगनर्स है, जिसे सीखनी है क्या, मैथ। ठीक है, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि मैं आपको मैथ्स 100% सिखा के रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका जो यहां पे लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका लॉजिक क्या है, देखो ध्यान से। ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी बराबर है ई अनुपात एफ, और ए सब किसके बराबर है भाई, एक वैल्यू दी है, एक अनुपात दिया है 5:7। मतलब अलग से देखोगे तो ए अनुपात बी का मतलब भी 5:7 है, सी अनुपात डी देखोगे तो उसका मतलब भी 5:7 है, और ई अनुपात एफ देखोगे तो उसका मतलब भी 5:7 है। अब हमें ये देकर वैल्यू पूछी है इसकी, तो आप खुद सोचो, यहां सबकी डिग्री एक है और यहां भी देखो ए सी ई सब सिंगल है, डिग्री दी है सिंगल, और जोड़ रहे हैं, जोड़ने और घटाने से डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पूछा है हमसे अनुपात। तो आप एक चीज देखो, यहां से आप क्लियर करो, ए पहला पद है, इसका पहला पद सी है, इसका पहला पद ई है, और यहां इसका पहला पद क्या है 5। इसका मतलब ए सी ई की वैल्यू क्या है 5। और यहां देखो इसका सेकंड पद क्या है बी, इसका सेकंड पद क्या है डी, इसका सेकंड पद क्या है एफ, तो इस सेकंड पद इसका क्या है 7। इसका मतलब इसके सेकंड पद की वैल्यू कितनी है 7, और इसके फर्स्ट पद की वैल्यू कितनी है 5। तो यहां पे लगा दो। आप देखो ध्यान से देखो कैसे बेवकूफ बनाया आपको। यहां देखो 5 लगेगा प्लस क्यू इंटू यहां 5 लगेगा प्लस आर इंटू यहां पे 5 लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा, बीच में अनुपात है। फिर देखो पी गुणा यहाँ पे 7 लगेगा प्लस Q गुणा 7 प्लस R गुणा 7। लगेगा नहीं लगेगा, बताओ बोलो। अब आप देखोगे ध्यान से तो इसमें देखो हर जगह 5 आ गया, 5 कॉमन ले लो आप। क्या बचेगा अंदर, P बचेगा, Q बचेगा, R बचेगा, अनुपात। यहां देखो सभी के साथ 7 है, 7 कॉमन ले लेना, यहां से कॉमन ले लिया 7। अब आप बताओ ध्यान से देख के कि 7 जैसे ही हमने बाहर लिया, इधर 5 हमने बाहर लिया, तो ये कॉमन फैक्टर है, दोनों के साथ नहीं है। जब भी अनुपात बनाएंगे तो कॉमन फैक्टर को हम हटा देंगे, नहीं हटा देंगे। अब आप बताओ यहाँ से कितना बचा 5 और इधर कितना बचा 7। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर तो वही आया जो 5:7 दिया था। तो देखो एग्जामिनर का जो पैटर्न है बनाने का, क्वेश्चन बनाने का, वो ऐसा है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर बना लो। अगर हमें नहीं पता है तो वो क्वेश्चन हमको दिक्कत देता है, और अगर हमें पता है तो ईमानदारी से बात ये है कि आप मोस्टली क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो। हर क्वेश्चन को तो नहीं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड लगेगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर आंसर करना होता है, मुश्किल से 5 सेकंड आपका टाइम लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन, मतलब आपको पहचानना होता है क्वेश्चन में क्या पैटर्न, कि किस पैटर्न को एग्जामिनर ने फॉलो कराया है क्वेश्चन को। बस हमको उस पैटर्न को फॉलो करना है, समझना है सही तरीके से। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न था, कुछ नहीं था, उसने बेवकूफ बना दिया आपको कि पहले टर्म के साथ में उसने क्या कर दिया है P Q R। इधर सेकंड में भी क्या रखा है P Q R, मतलब यहां से दिया है। तो हमें पहले पद का मान देखना है 5, दूसरे पद का मान देखना है 7। उठा के लगाओगे तो सीधे आंसर हमारा आ जाएगा 5:7। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप अपने दिमाग में पैटर्न को नहीं रखोगे तो एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर चैप्टर की गहराई अच्छी खासी है, वो चीज आपको भली भांति समझनी है। तो आज मैं यहाँ पे इस वीडियो को यहीं रोकता हूं। अगली वीडियो में मैं मिलूंगा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, तो मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से अच्छी ऊर्जा के साथ इस चैनल को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।